बाबू कल कहाँ तक हो गया था? लड़की कल कहाँ तक हो गया था बाबू? जर्मनी। इटली का पढ़ ली और जर्मनी का, और अब क्या पढ़ना है? क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ना था बाबू? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, यही नहीं पढ़ना है जी? यूनान कैसे कैसे स्वतंत्र हुआ था, क्या पढ़ना है मेरे भाई? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। ये देख बाबू, पहले यूनान को ग्रीस बोला जाता था। क्या बोला जाता था बाबू? ग्रीस। इसको पहले आदमी क्या बोलता था? ग्रीस। ग्रीस के नाम से विख्यात था, ठीक ना? यूनान का पहले क्या बोलते थे बाबू? यूनान को ग्रीस, ठीक ना? याद रखिएगा। तो देखिए, यूनान जो था ना बाबू, यूनान एक देश है, और कहाँ का है? किस कॉन्टिनेंट का है? यूरोप का है, ठीक ना? यूरोप महादेश का यह एक समृद्ध और हर चीज में डेवलप क्षेत्र था, देश था ये, ठीक है? तो यूरोप वासियों के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहा ये यूनान। यूनान जो था ना मेरे भाई, साहित्य में, ज्ञान में, विज्ञान में, चिकित्सक में, हर चीज में मतलब बहुत आगे था, डेवलप कंट्री था ये। यूरोप वासियों के लिए क्या था ये? प्रेरणा स्रोत रहा। जैसे हम बताते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या था। ये बहुत ही, यहाँ पे जो एजुकेशन था ना, एजुकेशन बहुत आगे था, शिक्षा का माहौल बहुत आगे था। हर क्षेत्र में, हर मतलब जो भी फील्ड था ना, हर फील्ड में आगे था यूनान। चिकित्सक कहें, विज्ञान कहें, हर चीज में, साहित्य में भी, साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान में, ठीक ना? और कह सकते हैं मतलब कि चिकित्सक में भी आगे था। हर क्षेत्र में यूनान बहुत ही आगे था। लेकिन नहीं कहते हैं कि कुछ ज़्यादा हो नहीं होता, अपने आप को ये समझने लगता है। जैसे यूनान था ना, यूनान इतना डेवलप कंट्री था, ये सोच लिया था ना कि यूरोप में मेरे जैसा कोई होएगा ही नहीं, मतलब कोई भी कंट्री नहीं बन सकता है मेरे जैसा। जैसे मैं जैसे डेवलप किया हूँ, चाहे मेरा देश जिस तरह से डेवलप किया है, उस तरह से कोई भी क्षेत्र डेवलप नहीं कर सकता है। तो अपने में गुम था एकदम, और छोड़ दिया धीरे धीरे कि चलो ना बहुत हम आगे हैं। धीरे धीरे यहाँ के लोग ना अय्यासी में डूब गए, पूरा पूरा अय्यासी में डूब गए। धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ गया, धीरे धीरे उनका पड़ने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा। और इस पे एक देश जिसका नाम है तुर्की का नज़र बहुत पहले से था। फ़ायदा उठा के तुर्की इस पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। फ़ायदा उठा के अधिकार कर लिया मेरे भाई। तो बताइए, यूनान किसका गुलाम था? तुर्की का, ठीक ना? तुर्की का, ये देखिए इतना समृद्ध क्षेत्र होते हुए भी, इतना डेवलप कंट्री होते हुए भी किसका गुलाम बन गया था? तुर्की का। तुर्की का राजधानी क्या है बाबू? तुर्की की राजधानी बताइए। अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की किस महादेश में पड़ता है? यूरोप में नहीं पड़ता बाबू, यूरोप में भी कुछ भाग पड़ता है और कुछ भाग एशिया में पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया। तुर्की कहाँ पड़ता है? हाँ, तुर्की की राजधानी पता है क्या होता है? अंकारा होता है, ठीक ना? तुर्की कहाँ पड़ता है तो कहिएगा? यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है, ठीक ना? इसलिए दोनों को मिला के क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरेशिया। तो बताइए तुर्की किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? यूरेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरेशिया में पड़ता है, ठीक ना? तो यूनान जो था मेरे भाई, यूनान किसका गुलाम बन गया था? तुर्की का, है ना? देखिए, यूनान एक ऐसा देश था, पूरे यूरोप वास सभ्यता के लिए, यूरोपीय सभ्यता के लिए इसे पालन करता भी कहते थे। इसे क्या कहते थे? पालन करता। इसको क्या बोला जाता था? यूरोपीय सभ्यता के पालन करता।
ठीक ना। यूनान को क्या कहा था बाबू? यूरोपीय सभ्यता का पालन करता भी, ठीक ना। यहाँ से लोग देख के, यूनान से देख करके यूरोप के लोग, यूरोप के अन्य देश जितने भी थे उससे देख देख के वहाँ से अपना अपना काम करता था कि यहाँ पे ऐसा हो रहा था, हम भी ऐसा विकास करें, डेवलप करें। कोई भी चीज़ हो, चिकित्सा के फील्ड में हो या फिर विज्ञान के क्षेत्र में हो, कहीं भी किसी फील्ड में पहले यहीं पे कोई होता था उसको देख करके अन्य देश सब काम करता था देख देख के। समझ गए बाबू? जिससे क्या कहते थे? यूरोपीय सभ्यता का पालन करता। तो एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय का पालन करता भी कहा जाता है? यूनान को, है ना। यूनान क्या है? पालन करता भी कहा जाता था, ठीक ना। अब बताइए, इतना डेवलप होते हुए भी किसका गुलाम बन गया था? तुर्की का, ठीक ना। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? यूरेशिया में, है ना। क्यों पड़ता है यूरेशिया में? क्योंकि कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और कुछ भाग एशिया में पड़ता है ना। तो यूरेशिया, इसे दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया गया है? यूरेशिया। तो तुर्की किस महादेश में पड़ता है? तो बोलिएगा यूरेशिया। कहाँ? यूरेशिया, ठीक ना। तो किसका गुलाम बन गया था बाबू? तुर्की का। तुर्की को बोलते थे ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य का क्या बन गया था? ठीक ना। किसका गुलाम बन गया था? ऑटोमन साम्राज्य, ठीक ना। आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा ना, लगभग 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा भारत कब आया था बाबू? 98 में। 1492 में कोलंबस निकला था, लेकिन कहाँ चला गया था? अमेरिका में चला गया था ना। तो वहाँ पे उसके बाद कौन आया था? ये वहाँ से पुर्तगाल से वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल से किसके लिए आया था? भारत के लिए ना, कि भारत कहाँ है। तो क्या भारत का खोज वास्को डी गामा किया था? नहीं ना। भारत तो बहुत पहले से था ना। वो क्या खोज किया था? समुद्री मार्ग। किसका खोज किया था? समुद्री मार्ग, 1498 में, ठीक ना। तो कोई बोलेगा भले लिखता है अलग चीज़ है, लेकिन वास्को डी गामा से पहले से भारत है ना। दिल्ली सल्तनत कब आया था? 12वीं शताब्दी में आ गया था। दिल्ली सल्तनत के कौन था? मोहम्मद गौरी था ना। वहाँ के मुख्य संस्थापक कौन है दिल्ली सल्तनत के? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश पढ़िए, कभी पढ़ाएंगे, है ना। तो मेरे भाई जो ऑटोमन साम्राज्य लड़का बात ना, देखिए जो ऑटोमन साम्राज्य था ना बाबू, तुर्की, तो तुर्की देखिए, तुर्की एक कंट्री है, ठीक है। ए देखिए, तुर्की जो था ना बाबू, जब अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा ना, नहीं होता है, पूरे यूरोप में घुस के ये अपना धीरे धीरे साम्राज्य करना विस्तार करने लगा, ठीक ना। जैसे मान के चलिए ये तुर्की है, ये मान लीजिए तुर्की है, ठीक। अगल बगल के जितना भी क्षेत्र है ना, पुर्तगाल है, इटली है, जो भी है क्षेत्र है, इस सब को धीरे धीरे अपना साम्राज्य में मिलाने लगा धीरे धीरे। बहुत उस समय के समृद्ध और शक्तिशाली था तुर्की, समझ गया। इसीलिए बोलते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य, ठीक ना। ऑटोमन साम्राज्य बोलते हैं। तो धीरे धीरे फैलाने लगा था। तो उसी वक्त ये लोग जो था ना, वास्को डी गामा थे, कोलंबस थे, तो अपने बचाव के लिए, पुर्तगाल उधर यूरोपीय में है ना, तो बचाव के लिए क्या किया? समुद्री मार्ग का खोज किया, ठीक ना। बचाव के लिए भी खोजा था कि भागना होगा तो कहाँ से कैसे कैसे भागेंगे, तो समुद्री मार्ग का खोज किया था, ठीक ना। धीरे 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 उसको मिल गया था, भारत आ गया था। एक लंबी प्रक्रिया है, आने में पढ़ाएंगे कभी चैप्टर को, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहे, ठीक ना। देखिए यूरोप में पहले क्या होता था ना, कि यूरोप में, है ना, एशिया में क्या होता, व्यापार होता था, ठीक ना। जब पुर्तगाली लोग यहाँ पे आए थे, तो पुर्तगाली के आने से पहले भी यहाँ पे क्या हो रहा था, उधर से यूरोप से क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था। व्यापार किस माध्यम से हो रहा था पता है? समुद्री से नहीं हो रहा था, कुस्तुनतुनिया से हो रहा था। कुस्तुनतुनिया एक रास्ता है, इस रास्ते का नाम है कुस्तुनतुनिया से हो रहा था। कुस्तुनतुनिया जो है ना बाबू, तुर्की में पड़ता है, ठीक है। हम लोग का वर्ल्ड मैप पता ना कौन सा तो चोरी हो गया मेरे भाई, वर्ल्ड मैप था यहीं पे, पता ना कौन चुरा लिया, गिर गया था नीचे, वहाँ पे कोई लेके चला गया है। तो जो कुस्तुनतुनिया है ना, कुस्तुनतुनिया मेरे भाई, तो कुस्तुनतुनिया क्या था, एक रास्ता था। उसी रास्ते से पहले क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था, है ना, एशिया से या कच्छ से यूरोप से। तो व्यापार जब कुस्तुनतुनिया का जब
पतन हो गया था ना 1453 में, उसका पतन हो गया था कब? 1453 में। उस पर तुर्की पूर्णतः अधिकार कर लिया था, उस पर उसी का था, लेकिन उस पर दूसरा किसी और का कब्जा था। पूर्णतः अधिकार करके उस पर टैक्स बढ़ा दिया था, कर चुंगी बोलते हैं। तो क्या बढ़ा दिया था? टैक्स बढ़ा दिया। तो उन लोग को लगा कि रास्ता तो मान के चलिए जितना हमको व्यापार में टैक्स इतना ले रहा है कि मतलब बहुत घाटा हो जा रहा है। इसी की वजह से वो समुद्री मार्ग का खोज भी किया, वास्को डी गामा। धीरे धीरे व्यापार करने के लिए अपना कहाँ आया था? शुरू शुरू तो आपको पता है कौन निकला था? बार्थोलोमे डियाज निकला था। वो तो अंतरिक्ष, दक्षिण अंतरिक्ष पर खोज किया था, फिर चला गया था। फिर आए थे कोलंबस, कोलंबस वो चला गया था। फिर कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था ना बाबू। तो वास्को डी गामा आकर के ना दक्षिण अफ्रीका में, देखिएगा दक्षिण में सबसे नीचे है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बोलते हैं उसको, अंतरिक्ष क्षेत्र। तो अंतरिक्ष में आके, ठीक ना, कोई बात नहीं है यार, सर्दी हो जाता, क्या करें। तो कहाँ आया था बाबू? वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक ना। वहां से उसको हेल्प कौन किया था? अब्दुल मजीद। कौन किया था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कहाँ के थे? तो केरल के थे ना। केरल से क्या कर रहे थे? पहले ही से व्यापार कर रहे थे। बता दिए कि उधरे भारत है, चल दिया सीधे भारत। और उनके कहने पे भी नहीं माना था। देखा ना कि चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उस तरफ जा रही थी, तो समझा कि ओ उधर कोई ना कोई तो होगा जरूर, पेड़ पौधा, तभी तो जा रहा है, जंगल है तभी तो जा रही है पंचमुखी। तो देखा ना, बस चल दिया अपना। उसको मिल गया केरल। केरल में आया पश्चिमी तट पर, कालीकट बंदरगाह में आया था। और वहाँ पर उसको कौन मिलता? उसको उसको कौन मिलता बाबू वहाँ पे? केरल के कौन, केरल का कौन था वहाँ के शासक? अब्दुल मजीद नहीं था। अब्दुल मजीद एक व्यापारी था। व्यापारी उसको बताया था कि इधर भारत है, जाओ, ठीक ना। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचा ना, केरल में पश्चिमी तट पे कालीकट बंदरगाह था, वहाँ जो कालीकट बंदरगाह है उसका राजा था कौन पता है? जमोरिन। कौन था? जमोरिन। जमोरिन से भेंट हुआ, आ गया था बढ़िया नाव लेकर के। उसको मसाला दिया कि ऐसा चाहिए चाहिए, मसाला के लिए गया था। मसालों का फेमस क्षेत्र है केरल, है ना। कॉफी के लिए कर्नाटक है। का बाबू? तो उसको मुलाकात किससे हुआ? जमोरिन से हुआ। जमोरिन को नाव दे चलाने के लिए एक दो चला लिया, बस फुसला गया, मसाला दिखाया, मसाला मांगा, चल दिया। चलने के बाद वहाँ लगभग 62 गुना का तो मुनाफा पे कमाया था वो। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर 1 रुपया किया तो वहाँ पर 62 रुपये का बेचा था। तो इतना बेनिफिट हो गया। वही सब था कि धीरे धीरे अंग्रेज गुलाम बना लिया। वास्को डी गामा नहीं आता ना तो नहीं बनता देश। पहले पहले पुर्तगाल यहाँ पे आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद ब्रिटिश आया। ब्रिटिश पूरा साम्राज्य विस्तार कर ले, कंपनी बिठा दे, ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं आता, नहीं होता। पुर्तगाली मेन रीजन है, समझ गया। पुर्तगाल नहीं आता ना तो यहाँ पर नहीं मिलता ही नहीं। कोलंबस आया था, भूल गया था, चल गया था अमेरिका, बोला यही इंडिया है। लाल लाल देख के, काला काला देख के बोला कि यही इंडिया है। जबकि अभी क्या पड़ा है? वेस्ट इंडीज पड़ा है ना। वेस्ट, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं, वो द्वीप है, ठीक ना। बोलता नहीं क्रिकेटर आता है, कहाँ के ब्रेन ला रहा, कहाँ के? अरे हमको मालूम नहीं है भाई, लेकिन बता रहे सही। वहाँ कोई कोई है खिलाड़ी बढ़िया बड़े वेस्ट इंडीज का। तो वेस्ट इंडीज जो होता है ना, कोई कंट्री नहीं, एक द्वीप का नाम है, ठीक है। वो द्वीप का खोज किया था कोलंबस। खैर हम लोग आते हैं तो तुर्की जो था ना बाबू, अपना साम्राज्य कर रहा था, विस्तार कर रहा था, ठीक ना। उसकी नज़र किस पे थी? यूनान पे थी। यूनान को भी अपना अधिकार में ले लिया, समझ गए बाबू। तो यूनान को भी किसका गुलाम बनना पड़ा बाबू? तुर्की का, ठीक ना। किसका गुलाम बनना पड़ा? तुर्की का। अच्छा, फ्रांस में क्रांति, फर्स्ट क्रांति कब हुई थी बताइए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। 1789 में वहाँ के कौन था शासक? नेपोलियन था। लुई 16 था। लुई 16वां था, ठीक ना। लुई 16वां के जब शासन काल में फ्रांस में क्रांति हुई तो उसकी प्रभाव किस पे पड़ा? यूनान पे भी पड़ा था। समझ में आया? उसका प्रभाव किस पे पड़ा? यूनान पे पड़ा, ठीक ना। और तुर्की कुछ कुछ कमजोर होने लगा मेरे भाई। क्या होने लगा? कमजोर। देख दिया ना कि किस तरह से क्रांति होता है, वहाँ के दंगा सब देख लिया। तो तुर्की कुछ क्या पड़ने लगा बाबू? कमजोर पड़ने लगा। इसलिए तुर्की को कहते हैं, यूरोप का मरीज कहते हैं।
तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज, याद रखिएगा। तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन यूरोप का मरीज कहा जाता है? किसे यूरोप का मरीज कहा? तुर्की को, याद रखिएगा, है ना। यूरोपीय सभ्यता के पालन करता, यूरोपीय सभ्यता के पालन करता यूनान, ठीक ना। यूरोप का मरीज, यूरोप के विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, चिकित्सक में सबसे समृद्ध देश यूनान, ठीक ना। यूनान को पहले क्या कहते थे? यूनान का पहले क्या नाम था? ग्रीस। क्या नाम था बाबू? ग्रीस, ठीक ना। तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को, ठीक ना। अच्छा चलिए, धीरे धीरे यूनान के लोग में भी क्या आया? स्वतंत्रता के लिए अपना भी धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाने लगा, ठीक है। ये लोग पर तुर्की थी, यूनान पे इतना अत्याचार किया जा रहा था ना कि जब कोई भी पद मिलता था तो तुर्की वालों को ही मिलता था। भाषा के भी आधार पर इसको बहुत भिन्न कर दिया गया था, ठीक ना। आप कोई भी बड़ा बड़ा पद मिल रहा था तो इन लोग को कोई पद नहीं मिल रहा था। नहीं, बंधुआ मजदूर की तरह रखा था ये लोग को। नहीं होता है जबरदस्ती काम करवाना, कोई चीज़ वेतन कम देना, तो बंधुआ मजदूर के भांति लोग को काम करते हैं। लोग मन में धीरे 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 धीरे, अब इतना टॉर्चर कीजिएगा तो कोई भी आगे सोचेगा ही बढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे लोग के मन में आ गया कि नहीं, लोग से स्वतंत्र होके हम लोग, ठीक ना। तो उसी समय एक इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के एक थे, कौन कवि थे? लॉर्ड बायरन। कौन थे? बायरन। हम लॉर्ड नहीं कहते हैं, ठीक है, हम बायरन कह लेंगे। लॉर्ड किसी को इज्जत देने के लिए करते हैं, अंग्रेज को उन्होंने इज्जत दिया नहीं जाता है, मार में सर। लॉर्ड कही जाएगी? लॉर्ड का मतलब क्या? जो साक्षात धरती पे है उसको लॉर्ड करते हैं। गॉड माने गॉड दिखाई नहीं देते हैं, गुप्त होते हैं। गॉड कोई देखा है? गॉड को, गॉड कोई नहीं देखा है। जिसे हम लोग में है थी पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, वो क्या है? गॉड नहीं है, लॉर्ड है, ठीक है। तो सुनिए, तुर्की को क्या कहते हैं बाबू? यूरोप का मरीज कहते हैं। तो जानते हैं बाबू, ये लोग अपना स्वतंत्रता के लिए ये लोग ने एक संस्था बनाया, गुप्त संस्था बनाया, जिसका नाम क्या था बाबू? हितेरिया फिलाइक। हितेरिया फिलाइक। यूनानी लोग अपना एक संस्था बनाया जिसका नाम क्या था? हितेरिया फिलाइक, जो कहाँ पर बना था बाबू? यूनान। कहाँ बना था यूनान में? ओडेसा नामक जगह पर। ओडेसा, ओडेसा इसी लिखा था। ओडेसा स्थान पर कौन सी संस्था बनी? हितेरिया फिलाइक। ये एक संस्था थी, इसमें जितने भी गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जितने भी लोग थे ना, फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग, थर्ड स्टेट के लोग, जितने भी तीनों लोग जो थे, सब लोग इसमें शामिल होकर के तुर्की का विरोध करने के लिए सोचा, ठीक ना। उसी समय तुर्की को खबर लग गया। जितने भी मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे ना, उसमें से 20,000 कोई मतलब सबको मार दिया था। 20,000 को, सोच लीजिए, तुर्की ईरान के लोग को मार दिया था 20,000 के लगभग। और ये लोग भड़क गया। अब प्लस में आपको बताए थे, इंग्लैंड के कौन था? कवि थे, कौन? लॉर्ड बायरन, ठीक ना। कौन थे कवि? इंग्लैंड के कवि थे। ठीक ना। इन लोग भी यूनान के बीच में अपना प्रचार प्रसार किए, समाचार के माध्यम से अखबार में लिखते थे कि ये है, इसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ठीक ना। इस पे भी पाबंदी लगा दिया। इनके समाचार पत्र को भी बंद कर दिया गया वहाँ से, तुर्की द्वारा। नहीं, मतलब समाचार पत्र पढ़ेगा तो हर कोई जानेगा ना कौन क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो समाचार पत्र को भी क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, बंद करवा दिया, ठीक ना। और लॉर्ड बायरन भी मर गया, शहीद हो गया। इन लोग के संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन भी क्या हो गए? शहीद हो गए, मर गए, ठीक ना, डेथ हो गई उनके बाबू। अब सोचिए, इंग्लैंड का एक कवि था, कौन बाबू? बायरन। इनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब? 1824 में इनकी क्या होगी बाबू? मृत्यु। 1824 में मृत्यु हो गई भाई, है क्या। अब सोच के देखिए, किसी अन्य देश का व्यक्ति अगर स्वतंत्रता संग्राम में मर गया तो क्या नहीं सोचेगा? इंग्लैंड, कहाँ के था? इंग्लैंड के था। इंग्लैंड सपोर्ट में आ गया, किसका? यूनान के।
यूनान के। अरे लोल कहीं का यूनानी के लिए काम कर रहा था ये, समझ गई। और उसमें इसका हो गई, मृत्यु हो गई इनकी। मतलब अल्टीमेटली अगर मृत्यु होगी तो अल्टीमेटली इसका हेल्प कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा कि नहीं करेगा? तो यूनान की तरफ से इंग्लैंड आ गया, तो इंग्लैंड भी आ गया, रूस भी आ गया, और कौन आ गया? फ्रांस भी आ गया। कौन कौन आया था? आ गया था ना। इन लोग ने एक बैठक की, कहाँ? लंदन में। लंदन में कौन कौन बैठक किया? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और प्लस इटली थी, यूनान। कहाँ हुई बैठक? कहाँ हुई? लंदन में। कब हुई? 1827 में, ठीक ना। यहाँ पे एक बैठक हुई, ठीक ना। इस बैठक में तुर्की के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा की गई, ठीक है। अब सुनिए, रूस बोला कि नहीं हम ही कर देते हैं। अरे ये सब अपने आप में एक शक्तिशाली था, तुर्की कौन है? समझ गए। रूस कर दिया उससे कुछ युद्ध। रूस ने युद्ध करने की घोषणा कर दी, किससे? तुर्की से, ठीक ना। यूनान पे बहुत दबाव डालता था ये लोग, तुर्की लोग, समझ गए। अब रूस का कर दिया, रूस उससे युद्ध कर दिया। किससे घोषणा कर दिया युद्ध की? तुर्की से युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। अब जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ है ना, तो पराजित हो गया था कौन? तुर्की, ठीक है। तुर्की का हो गया, पराजित हो गया। और तुर्की जब पराजित हो गया तो आपको मालूम है कि दो युद्ध जब होता है, दो कंट्री में जब युद्ध होता है, उसके बाद में एक संधि होता है, ठीक है। हमेशा संधि संधि पढ़ते हैं हम लोग, जब खत्म होता है संधि होला होता है कि ना भाई। तो दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसे कौन संधि कहते हैं? एड्रियानोपुल की संधि। कौन संधि? एड्रियानोपुल की संधि। 1829 में एक संधि हुई इन दोनों के बीच में। 1829 में क्या हुई? एड्रियानोपुल की संधि हुई, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 में। किन के बीच हुई? तुर्की और रूस के बीच। अब जानते हैं रूस दिमाग का लगा दिया भाई, अब तुर्की पराजित हो गया तो सोचा ना कि ना अब हम अधिकार कर लें, किस पे? यूनान पे। ये अपना प्रभाव जमाने के लिए सोच लिया रूस, समझ में आया। रूस कहा ना कि ना अब हम अधिकार लेंगे, तुम्हारे प्रभाव में था ना, अब मेरे प्रभाव में रहेगा, मेरे अंडर में रहेगा यूनान, समझ गई। तो 1829 के, बताइए, अब तुर्की पराजित हो गया तो क्या यूनान स्वतंत्र हो गया? हुआ था? नहीं हुआ था। अब किसका प्रभाव आ गया? रूस का। इससे भड़क गया ये सब, इंग्लैंड, फ्रांस, यूनान, ये सब भड़क गया कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो अंततः अंततः बाबू 1832 में एक और संधि हुई, जिसे कहते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि। क्या कहते हैं? कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि। 1832 में कौन संधि हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि। किन के बीच होनी चाहिए? यूनान के बीच। किन के बीच? रूस और यूनान के बीच, दोनों के बीच हुआ, ठीक है। तब जाके पूर्णतः यूनान स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र यूनान के राजा किसे बनाया गया? ऑटो को। किसे बनाया गया? यूनान के संपूर्ण यूनान का संपूर्ण का हो गया? स्वतंत्र हो गया। राजा कौन बना? ऑटो को बना दिया गया। क्वेश्चन सुनिए क्या पूछता है एग्जाम में, जो बता रहे सुन बाबू लड़का बात ना। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि यूरोप वासियों के लिए ज्ञान विज्ञान साहित्य चिकित्सक के प्रेरणा स्रोत रहा कौन सा देश? यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालन करता किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता के पालन करता तुर्की को बोला जाता है। गजब हाल लड़के आप लोग। यूनान को, ठीक ना। यूरोप का मरीज तुर्की, ठीक ना। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई?
एड्रियानोपुल की संधि किन के बीच हुई? तुर्की के बीच। कुस्तुनतुनिया की संधि किन के बीच हुई? रूस और यूनान, ठीक ना। बताइए यूनानियों द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? यूनानियों द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? एड्रियानोपुल संधि थी ना बाबू, अंग्रेजी बोलती हैं। यूनानियों द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? हितेरिया फिलाइक। हितेरिया फिलाइक यह एक गुप्त संस्था थी, ठीक ना। इसमें बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, राष्ट्रवादी लोग बैठे थे, ठीक ना। बताइए इंग्लैंड के कौन थे कवि जिनकी मृत्यु हो गई इस संग्राम में? बायरन है ना, लॉर्ड बायरन। अच्छा, मृत्यु कब हुई? तुर्की की राजधानी? तुर्की की राजधानी बाबू? तुर्की कौन सा कॉन्टिनेंट में पड़ता है? यूरेशिया। बहुत अच्छा बाबू, आप लोग का ये चैप्टर का हो गया, एंड हो गया, ठीक ना। अब आपसे ऑब्जेक्टिव मटेरियल का पूछ लेते हैं, ठीक ना। दीजिए कॉपी, पूछ लेते हैं, नोट्स दीजिए, जो जो पूछते हैं बताइएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव पूछ पूरा खत्म करके बताइएगा बाबू, ठीक ना। बताइए जर्मन राइट एंड संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ? 21 में हुआ था, 1815। मृत्यु कब हुआ था उसका? 21 में। अच्छा, वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक युग कब से कब माना जाता है? 48 तक। जुलाई 1830 क्रांति फ्रांस के किस शासक के विरुद्ध हुआ था? चौल दसम, वेरी गुड। चौल दसम किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? पोलिकनेक को। किसको? 1830 के क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश की गद्दी मिली? फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस वंश की स्थापना किया गया? लुई फिलिप के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति कब हुआ? लुई फिलिप के 48 में, लास्ट एक क्रांति था ना। अच्छा, लुई फिलिप किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के मुख्य बाधा कौन सा देश था? इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली के एकीकरण में किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल कहाँ के शासक थे? इटली में कहाँ के? प्रॉपर जगह बताइए आप, ऐसे में बताइए। इटली सार्डिनिया पिडमाउंट के। कहाँ के? सार्डिनिया। एकीकरण से पहले इटली का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? एकीकरण से पहले इटली का सबसे समृद्ध और विकासशील स्टेट चाहे राज्य कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट। जोसेफ मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? किसने किया था? विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किया था? किसने अपना कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया? हाँ, काउंट काबूर। क्रीमिया का युद्ध किन के बीच हुआ? कब हुआ? काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी ने एक सशस्त्र सेना की टुकड़ी बनी जिसका नाम क्या पड़ा? इटली का एकीकरण कब हुआ? 1870 में। कब हुआ? जर्मनी कितने टुकड़ों में बटा था? जालवेरिन एक नामक संस्था थी। जालवेरिन एक किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। जर्मनी के एकीकरण से पहले सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? जर्मनी के एकीकरण से पहले सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? डायरेक्ट एक प्रतिनिधि सभा की संसद थी बाबू, जहाँ प्रतिनिधि लोग बैठे थे ना, वहाँ एक सदन थी, मान लीजिए असेंबली थी। इटली के सबसे समृद्धशाली क्षेत्र कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट। तो उसी प्रकार जर्मनी का भी था, प्रसा। भूल जाती हैं आप लोग।
ठीक ना? कौन था? प्रसा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। कौन था? रक्त एवं लौह की नीति को कौन अपनाया? बिस्मार्क किन के विचारों के समर्थक थे? समझाए थे आपको। हीगेल। किन के विचारों के समर्थक थे? हीगेल। बिस्मार्क ने डेनमार्क पर कब आक्रमण किया? याद रखिए, पहले पहले बिस्मार्क 64 में, ठीक ना? अच्छा, सेडोवा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? कब हुआ? 66 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? हाँ हाँ, या ना 71, या वाला ये कहानी मत लाओ, दादा कहीं का बैला। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? हाँ, 70 में इटली का, 71 में जर्मनी का। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ, कब हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच। कब हुआ? 70 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान के लिए, ठीक ना? यूनान। एड्रियानोपुल की संधि कब की गई? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस संगठन का स्थापना किया गया? हितेरिया फिलाइक। यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 32 में। बहुत अच्छा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वहां का राजा कौन बना था? हंगरी की राजधानी याद कर लीजिएगा, ये दोनों चीज। बुडापेस्ट, एग्जाम पूछता है इसलिए लिख दिए हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। काजी है ना? बुड्ढा बुड्ढा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, एग्जाम में पूछता है। कौसूथ कौन था? कौसूथ। तीन को मेटेरियल एडवांस डाले हैं ताकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी टफ करे ना, आप मार दीजिएगा। बताइए, कौसूथ कौन था? हंगरी के था, हंगरियन था। कौन था? हंगरियन। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? तो काउंट काउर की मरने के बाद वहां पे आंदोलन हुआ था, एक साल 63 में। कब? है ना? बताइए, हंगरी राजधानी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। कौसूथ कौन था? हंगरियन। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? 1863, 1863। ये चैप्टर बाबू आपका एंड हो गया, ठीक ना? आप आपका इसको मिल जाएगा टेस्ट, टेस्ट का पेपर मिल जाएगा, आप टेस्ट दे दीजिएगा। कल टेस्ट दीजिएगा, कल छोड़ दीजिए, ठीक ना? अरे बाला, मंडे या ट्यूसडे ना एग्जाम का टाइम बचा है।